अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएमडीकैट फिजिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसमें गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। उसके बाद हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम माइनर सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी डिस्कस करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज को देखेंगे और फिर साथ साथ इन टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं इस तरीके से। अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि मैं इनर सरफेस पे शो कर रहा हूं और लोअर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये बात तो क्लियर है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, यानी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने आज ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स से मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फिनिटी से एक चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा और उस पॉइंट तक लाना होगा। लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट का मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये सी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो वर्क ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज डिफाइंड एज द वर्क ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में चार्ज को जितना वर्क किया जाता है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है जिसे मैंने अभी ऐसे लिखा है और ये सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल है। अच्छा, इसके क्या यूनिट्स हो सकते हैं? जाउल पर कूलम, और इसके यूनिट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स वोल्ट। तो पता ये चला कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में बात की जाती है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे डिस्कस करूंगा। सपोज करें जी मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट और मैं उसे रिलीज कर देता हूं। सपोज कर लेते हैं ऊपर वाली जो प्लेट है ये बी है, नीचे वाली जो प्लेट है ये ए है और मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन प्लेट्स के दरमियान रिलीज कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे तो ऊपर वाली प्लेट इसे रिपेल करेगी, नीचे वाली प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा? पहला पॉइंट जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे तो आपका जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो बी से ए तक मूव करेगा। अच्छा, अब बी से ए तक मूव करते करते क्या चीजें होंगी? ऊपर से रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, नीचे से अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा ये चार्ज। तो अल्टीमेटली आपका चार्ज बी से ए तक मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? ये डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया जा सकता है, ये चीजें मैं इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स अब मैं दूसरा पॉइंट ये डिस्कस कर रहा हूं कि इट इज पॉसिबल कि मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा सकूं। तो अगर मैंने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, अब देखें ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने का मतलब है कि मैं इसे
यहां से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। अब चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ऊपर वाली प्लेट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। और आप लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी किसी भी बॉडी पे वर्क किया जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स सेकंड केस में कि अगर आप चार्ज को ए से बी तक मूव करवा रहे हैं बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये तो मैंने डिस्कस किया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या बिहेवियर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब एक और छोटा सा पॉइंट नोट कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका बिहेवियर इससे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट होगा। इस केस को ऑपोजिट कर दें, मतलब काइनेटिक एनर्जी को कम कर दें, पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा कर दें। ये इलेक्ट्रॉन के लिए इस केस को डिस्कस कर लिया। इसे भी रिवर्स करें, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दें, काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए केस बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं ये सपोज करता हूं, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना दो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो डियर स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गए, या लेट्स से आप ये कह सकते हैं ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है? ए। और मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से मुझे जरा ये बताइए इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो वो इस पॉइंट के पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the work on a unit positive charge in an electric field in taking the charge from A to B। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप A से B पॉइंट तक जाते हुए जितना ज्यादा वर्क करेंगे चार्ज के ऊपर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो ये इसको आप इक्वेट करके लिख सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये भी जाउल पर कूलम है, तो जाउल पर कूलम इट इज इक्वल टू वोल्ट। ये एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल है और ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि डियर स्टूडेंट्स किसी एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल भी स्टिल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। अब इन इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसलिए ये एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी डिस्कशन करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है आपके सामने, 12 joule of work is to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from one point to another. Find the potential difference between these two points. ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इसके ऑप्शंस हैं अल्फा 12 वोल्ट, बीटा 1200 वोल्ट, चार्ली में है 1.2 वोल्ट और डेल्टा में है 120 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन जरा देख लीजिए। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क हमें गिवन है वो कितना है जी? 12 और चार्ज कितना है? ये है जी 0.01। तो स्टूडेंट्स 12 एज इट इज लिखा रहने दें, ये 0.01 है। अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करूं तो इसके आगे दो डिजिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स इससे मैं 1 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ। ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पता ये चला कि डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास आएगा ये 1200 वोल्ट आएगा। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं एक एमसीक्यू आपके सामने, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड यहां से आपको पूछा जा सकता है। आइए एक और एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे देखें स्टेटमेंट आपके सामने है। एमसीक्यू में आपसे ये पूछा गया है, इफ 4 into 10 raised to power 20 electron volt energy is required to move a charge of 1 coulomb between 2 points, then potential difference between 2 points will be alpha 32 volt,
बीटा 64 वोल्ट, चार्ली में है जी 4 इंटू 10⁻20 वोल्ट और डेल्टा में है 64 इंटू 10⁻18 वोल्ट। अब आप इसमें सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? देखें, उसने जो आपको एनर्जी दी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। एनर्जी को आप वर्क कह सकते हैं बेसिकली। तो मैं अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो कुछ यूं होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर Q नॉट। देखिए यहां से जो डेल्टा V है इसके यूनिट्स वोल्ट आने चाहिए, और यूनिट्स वोल्ट तब आएंगे जब आप इस वर्क या एनर्जी को जाउल में डिस्कस करोगे। जाउल पर कूलम्ब होगा तो फिर इसके यूनिट्स वोल्ट आएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि उसने हमें एनर्जी को इन जाउल नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है। तो एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में लेके आओगे। तो आइए जरा डियर स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वर्क या एनर्जी है, ये है जी 4 इंटू 10⁻20। अब ये एज इट इज रहने दें। आपने एफएससी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जाउल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। मैंने क्या बोला? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल। तो स्टूडेंट्स क्या, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को आगे मूव करूं तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10⁻20 जाउल। डियर स्टूडेंट्स ऑफ NMDCAT, ये याद रखिए कि जब कभी डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे आप मूव करवाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, और अगर इस डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे मूव करवाओगे तो पावर पॉजिटिव होती चली जाएगी। आपने इसे राइट साइड पे मूव करवाया, यहां प्लेस किया ना डेसिमल पॉइंट, तो इसीलिए पावर क्या होगी? -20। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्यों किया? क्या जरूरत महसूस हुई कि मैं यहां पे 1.6 की बजाय 16 इंटू 10⁻20 को प्रेफर कर रहा हूं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमें जो एनर्जी गिवन है वो +20 है। तो अगर मैं यहां पे पावर को -20 बना लूंगा तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आ जाएगा 16 इंटू 10⁻20, और डियर स्टूडेंट्स चार्ज हमें गिवन है वो 1 कूलम का है, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा। तो ये देखें अब कैंसलेशन आसान होगी। अब बहुत से बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि सर ने ऐसा क्यों किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगते हैं ना, तब आपको बहुत सी चीजों का आइडिया होता है कि आपने कैलकुलेशन को किस तरह से लेके चलना है। तो यहाँ पे ये देखें 10⁻+20 और -20 कैंसिल हो जाएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 64 वोल्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा 64 वोल्ट। आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू के पूछने का अंदाज कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि ये स्टेटमेंट आपके सामने है और इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि अ चार्ज ऑफ 2 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन in uniform electric field. In this field, the potential difference between 2 points separated by a distance of 1 centimeter is, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फा 10 वोल्ट, बीटा 2 वोल्ट, चार्ली 5 वोल्ट और डेल्टा में है 20 वोल्ट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, आपने अगेन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसे लिख लें जैसे आपने पढ़ा था, वर्क ए बी ओवर क्यू नॉट, या सिंपली आप डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट लिख लें, या सिंपली आप डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट लिख लें। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखें कि क्या चीज गिवन है। ये स्टूडेंट्स फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा डिस्टेंस की बात हो रही है। तो क्या मैं वर्क को इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ना लिखूं? ये ज्यादा बेहतर है। और चार्ज तो हमें गिवन है, तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। फोर्स है जी 2000, डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, सेंटी होता है 10⁻², तो मैंने उसे ऐसे लिख दिया 1 इंटू 10⁻²। इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये 10⁻+2 बन जाएगा, या इसे डिनोमिनेटर में आप 100 के तौर पे भी लिख सकते हैं। चार्ज कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स? ये है आपके पास 2 कूलम, तो आप इसे यूं लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 2। जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे
तो डियर स्टूडेंट्स ये तो आ जाएगा 1000 और इसे फर्दर आप ऐसे लिखें 1000 डिवाइडेड बाय 100, 20 से कैंसिल हो गए। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास इट इज 10 वोल्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा 10 वोल्ट। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में दो चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल को भी डिस्कस किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास जी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये देखें एक ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड Q है। एक ये चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज की मैग्नीट्यूड Q है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों सिमिलर चार्जेस के एग्जैक्ट सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, तो ये आप कैसे निकालेंगे? ये देखें मैं यहां कह रहा हूं कि इस जगह पे आपने पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज और इस चार्ज के पोटेंशियल्स का सम होगा। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों के हाई पोटेंशियल्स होंगे, इसलिए V के ऊपर पॉजिटिव, V के ऊपर पॉजिटिव लिखा है, हाई पोटेंशियल्स को ऐड कर रहे हैं। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है जी K Q डिवाइडेड बाय R प्लस K Q डिवाइडेड बाय R। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 2K Q डिवाइडेड बाय R। मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियल है वो इन दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान क्या होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे डबल होगा। मतलब इस जगह पे पोटेंशियल क्या है, डबल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब जरा सोचें कि इस बात का मतलब क्या है, पोटेंशियल डबल हो गया, क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि देखें अगर यहीं पे मैं आपसे कहूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब सब कहेंगे सर जीरो है। अब बच्चा सोचता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल डबल कैसे हो गया? तो ये देखें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी देख लें। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना डियर स्टूडेंट्स वो इस तरीके से होंगी लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक दूसरे को अपोज करती हैं। तो एग्जैक्ट मिड में, ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाएगा आपको, एग्जैक्ट मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल क्या है, डबल। अब पोटेंशियल था क्या, ये देखें मैंने आपको स्टार्ट में इसी वजह से बताया था कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता है ना, उस पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वहां तक किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट करें यहां पे ना मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉइंट पर लेके आना चाहता हूं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन दो सिमिलर चार्जेस के एग्जैक्ट सेंटर तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। तो मुझे इस चार्ज को यहां पे प्लेस करने के लिए इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे डबल वर्क करना पड़ेगा। अब आप ये देखें, गौर से जरा देखिए, अगर डबल वर्क करना पड़ेगा तो फिर क्या पोटेंशियल डबल नहीं होगा? इस वजह से डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, डबल है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने ये देखा कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल मिड पे क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वो तो दो सिमिलर चार्जेस की बात की थी। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा और उसके एग्जैक्ट सेंटर पे, एग्जैक्ट मिड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होगी और पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये मैं जितनी भी डिस्कशन कर रहा हूं ना, ये सारी की सारी एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें जी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो Q है, और दूसरी तरफ एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज की मैग्नीट्यूड Q है। दोनों जो चार्जेस हैं इनके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर इनकी डिफरेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स इसके एग्जैक्ट सेंटर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती हैं। ये बात तो हमने पढ़ी हुई है। तो पता ये चला कि इसका जो एग्जैक्ट सेंटर है या जो इसका मिड पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है डियर स्टूडेंट्स।
इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए जरा पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा, तो मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके और इसके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम होगा, जिसे हम ऐसे निकालेंगे V, this is the potential at this point and it is equal to the sum of two potentials। अब ये हाई और लो पोटेंशियल चार्जेस की नेचर की वजह से है, इस वजह से मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ रहा है कि ये चार्ज कौन सा है। ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय R प्लस यहाँ पे लिखेंगे K माइनस Q डिवाइडेड बाय R। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा K Q डिवाइडेड बाय R माइनस K Q डिवाइडेड बाय R। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इट विल बी जीरो। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि ये जो दो चार्जेस हैं इनके एग्जैक्ट सेंटर में जो पोटेंशियल होगा वो क्या है, जीरो। अब इसका मतलब समझते हैं। पोटेंशियल क्या होता है जनाब? पोटेंशियल होता है वर्क ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज तो जीरो नहीं है ना, तो अगर मैं कहूं कि मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क ही नहीं करना पड़ता उसे इस पॉइंट तक लाने में, तो फिर मेरी बात जस्टिफाई हो जाती है कि यस पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेके आता हूं तो मुझे बताएं, क्या मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी या मुझे वर्क करना पड़ेगा उसे इस फील्ड लाइन के ऊपर मूव करवाने के लिए? नॉट एट ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो हमने यहां से एक बात सीख ली कि ये जो फील्ड है ये खुद ब खुद हमारे टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मूव करवाएगी और हमें एक्सटर्नली कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने बातों बातों में ना एक और टॉपिक डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे इसी चीज का है, मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें डेरिवेशन है। तो याद रखिएगा एंटी टेस्ट के अंदर कभी भी डेरिवेशंस नहीं करनी आपने हमेशा इस टॉपिक से इसका जो एंड रिजल्ट है वो देखना है, फॉर्मूला देखना है। जब कभी आप इसे टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे उस फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करके आप डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, इस बात पे फोकस करना है। इसकी डेरिवेशन में नहीं आपने बैठ जाना या डेरिवेशन को नहीं देखना या उसे नहीं याद करना कि एक्चुअली डेरिवेशन किस तरह से हो रही है। आपने जस्ट अल्टीमेट रिजल्ट्स को याद रखना है। तो आपको मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं। इस तरीके से आपने डिस्कस किया था कि लेट्स से जी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपको पता है वो तो 3D होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। मैं जस्ट एक डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लेता हूँ, लेट्स से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी मर्जी से दो पॉइंट्स भी अज्यूम कर लेता हूँ। एक ये पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ और एक ये पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ। अब देखें इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कम है और इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर इनमें सिंगल सिंगल पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिस्कस करना चाहता हूं तो उसका जो फॉर्मूला वो ये है, V इज इक्वल टू के Q डिवाइडेड बाय R। और इस फॉर्मूला से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं R को कांस्टेंट रखूं तो पोटेंशियल का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये कब वैलिड है, जब आप R को कांस्टेंट रखेंगे। इस पॉइंट पे कम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखें और एक बार ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखें। जब आप ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सेम चार्ज के लिए डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर पोटेंशियल नोट करना चाहूं तो फिर उसका इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और ये R डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें एक ऐसे चार्ज की वजह से
जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है और उस चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये वाला पोटेंशियल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो आइए जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। चार्ज हमें कितना गिवन है? 2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6 और डिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 1। तो अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁴। 9 माइनस 6 करेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट। लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो अभी डेसिमल पॉइंट यहां पे है, तो जब आप इसे लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये पावर मोर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इट विल बिकम 1.8 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और ये जो अब मैं एमसीक्यू आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपकी एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के अंदर से मैं बात करने लगा हूं। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 12.1, उसका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू ये है, लेट्स से जी मेरे पास एक चार्ज्ड सफियर है, ठीक है। ये एक सफियर है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। वी हैव ए सफियर ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस सफियर के बाहर इस पॉइंट पे, जिसे मैं पॉइंट लेट्स से ए का नाम देता हूं, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में हमें पता है और ये पोटेंशियल है जनाब 10 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो एक होलो चार्ज्ड स्फीयर है, इसके सेंटर को मैं पॉइंट बी का नाम देता हूं। अब दो चीजें बतानी है आपने बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, वो जरा सबसे पहले नोट कर लें। वो ये है अल्फा, लेट्स से जी पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पॉइंट बी पे पोटेंशियल भी 0 है। बीटा ऑप्शन ये है, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पॉइंट बी पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है। चार्ली ऑप्शन ये है डियर स्टूडेंट्स के पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है और जो पोटेंशियल है ये भी 10 वोल्ट है। और स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन आपके पास ये है कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है ये 10 वोल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये चार ऑप्शंस है आपके सामने। ये रहा जनाब आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका सेकंड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन और ये आपका फोर्थ ऑप्शन। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन याद होती है कि सर हमने पढ़ा था कि एक होलो चार्ज्ड स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बिकॉज देयर इज नो चार्ज। वो कहते हैं सर यहाँ पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। तो वो ये समझ लेते हैं कि सर शायद इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और जहां पे फील्ड नहीं है वहां पे पोटेंशियल भी नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको ये पोटेंशियल और फील्ड का इंटरप्ले समझा के आया हूं। तो स्टूडेंट्स जो लोग इसका अल्फा आंसर कंसीडर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ट्रैप करने के लिए मैंने आपको अल्फा दिया कि बहुत से बच्चे क्या कहेंगे सर इसका आंसर अल्फा है, लेकिन इसका आंसर अल्फा नहीं है। अब जरा रिकॉल करें, मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में क्यों आप लोगों से ये बोला कि अपनी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 12.1 उसे जरा देखें, उसका क्या मतलब है। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और नॉन 0 इन दैट रीजन। याद आया स्टूडेंट्स? अब एक बात नोट कीजिए, आप वहां पे लिखते थे एज वी नो दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आप लिखा करते थे एज वी नो दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R, V कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होगा 0, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। एक काम करते हैं,
पोटेंशियल्स का ना डिफरेंस लेते हैं। एक इस पॉइंट का पोटेंशियल है, एक इस पॉइंट का पोटेंशियल है। सपोज करें भाई मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो अभी तक ये मानता है कि सर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, सर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है। फिर हमें ऐसे करना चाहिए, ये देखें सरफेस पे इस पोटेंशियल कितना है 10, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो सरफेस का पोटेंशियल मैंने 10 ले लिया और मेरा ये मानना है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना है 0, तो मैं यहां पे लिखूंगा सरफेस का पोटेंशियल 10 माइनस सेंटर का पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब मुझे इसे 0 करके दिखाएं। 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये ओवरऑल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही सेंटर पे पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो स्टूडेंट्स यहां सेंटर पे भी पोटेंशियल कितना होगा 10, अब 10 से कैंसिल होगा, ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय तो डियर स्टूडेंट्स 10 से कैंसिल हो जाएगा, इसे आप कैंसिल कर देंगे 0 ओवर डेल्टा आर, तो ये जनाब आपके पास 0 आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0 होगी। लेकिन सीखा क्या आपने, जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही सेंटर पे पोटेंशियल है। सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, सेंटर का पोटेंशियल 10 वोल्ट। सरफेस का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है, सेंटर का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। सरफेस का पोटेंशियल V वोल्ट है, सेंटर का पोटेंशियल V वोल्ट है। सरफेस का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, सेंटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है बीटा, कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन सेंटर पे उतना ही पोटेंशियल है जितना सरफेस पे पोटेंशियल है। अच्छा, अब ये जो आपको होलो चार्ज्ड स्फीयर की ये सरफेस नजर आ रही है ना, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, नोट कर लें जरा, इसे नाम देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या मतलब हुआ, एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर जगह का पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, यहां 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 जहां मर्जी डिस्कस कर लें, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा, इसलिए कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसे याद रखिएगा। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपने ये देखा, अब याद क्या रखना है इसमें से जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, वर्क क्या होता है, वर्क ए बी, ये होता है क्यू डेल्टा वी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है 0। तो ये पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसे जरा याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। अच्छा, इसकी डेरिवेशन कैसे की थी, गॉसेस लॉ के जरिए, सेकंड एप्लीकेशन की, थर्ड एप्लीकेशन से, इस चीज का हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे गॉसेस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन, जो आर्टिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे मेंशन है, जिनका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। खुदारा इनकी डेरिवेशन ना कीजिएगा, जैसे गॉसेस लॉ को यूज करते हुए इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है नहीं, इसके जस्ट रिजल्ट्स को याद रखना है। तो देखें, जो मैं इधर लिखूंगा सेकंड एप्लीकेशन ताकि आपको याद रहे, ये गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें क्या था, हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसका एक फाइनाइट पोर्शन आपने कंसीडर किया था, वो कुछ इस तरीके से था डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लाइक दिस। लेट्स से ये जी हमारे पास एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की शीट थी, उसका फाइनाइट पोर्शन कंसीडर किया, उसके ऊपर चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ना एफएससी में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जरूरी है हम पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स नेगेटिव कर लें रिजल्ट सेम होगा, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, तो चाहे नेगेटिव चार्ज भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, बात तो सेम है। अच्छा, अब हम करना क्या चाहते हैं, आप सपोज करें कि ये जो मेरा हाथ है ना, ये शीट है, इसके
इधर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। इस शीट के सामने इस पॉइंट पे या सिमिलरली इस शीट के पीछे इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दें। तो स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ को यूज करते हुए वो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी उसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो भी याद रखिए, इसकी वेक्टर फॉर्म ये है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, अवे फ्रॉम द शीट। तो जिधर वो फील्ड लाइंस जा रही हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस शीट से अवे जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स ये हमने लिख तो दिया है E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को भी आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, कूलम्स लॉ में मैंने आपको समझाया था, या इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। सिग्मा क्या है? सिग्मा है जी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे भी याद रखें। सिग्मा इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया और इसके यूनिट्स होते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं थर्ड एप्लीकेशन की बात करने जा रहा हूं। थर्ड एप्लीकेशन में आपने क्या पढ़ा था वो भी जरा देख लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, या इस तरह बोला जाता है बिटवीन टू प्लेट्स विच आर ऑपोजिटली चार्ज्ड। तो आइए जरा उनको ड्रॉ करते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, एक ये अपर प्लेट मैंने ड्रॉ की, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। एक ये मैंने लोअर प्लेट यहाँ पे ड्रॉ की डियर स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा है? ऑपोजिट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में जब आपने एफएससी में पढ़ा था, हम कर क्या रहे थे? हम ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए। तो हमने गॉसेस लॉ को यूज करते हुए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाला था स्टूडेंट्स, वो ये था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये रही जनाब मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये E किसके बराबर है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आगे क्या आ जाएगा? आर कैप आ जाएगा। तो आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। और बताएं कैपेसिटर की इन दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये हमें पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? तो पहला सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, वो कहेगा कि भाई एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की शीट है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके सामने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो आपने ऑप्शंस में देख लेना है कि क्या आपसे वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा है या मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। यहां पर भी ये एक्सप्रेशन एज इट इज एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्रिएट करते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं देखता हूं कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया। स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये नेगेटिव प्लेट मैं कहां ले जाता हूं? इन्फिनिटी पे। गौर से बात सुननी है। अगर इस नेगेटिव प्लेट को आप कहां पे ले जाएं? इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो फिर मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझे? अच्छा जिस मर्जी प्लेट को ले जाए, ये कोई कंडीशन नहीं हम लगा रहे, चाहे आप इस प्लेट को ले जाएं या चाहे आप इस प्लेट को ले जाएं। लेकिन मैं आपसे अभी ये डिस्कस कर रहा हूं लेक्चर में कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव प्लेट यहीं पे है, अगर आप नेगेटिव प्लेट को मूव करवा के इन्फिनिटी पे ले जाएं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ये सोचने वाली बात है। स्टूडेंट्स जब आप इस प्लेट को मूव करवा के इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो पीछे बेचारी ये एक प्लेट रह जाएगी, और ये एक प्लेट इसके तौर पे नहीं बिहेव करेगी, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस इंडिविजुअल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखें जरा, इस इंडिविजुअल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं यूं लिखूंगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस इंडिविजुअल प्लेट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं लिखूंगा
सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को ऐड कर दें तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ जाएगी। करें जी जरा इन दोनों को ऐड। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तब बनती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आई होप सो अब आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर एक प्लेट को आप इंफिनिटी पे ले जाते हैं ना तो फिर पीछे ये एक प्लेट रह जाती है, तो वो तो फिर गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन बन जाती है। तो एक प्लेट की जो इंटेंसिटी है वो इसे टोटल का हाफ है। इसकी क्या है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। अब एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहता हूं आपको स्टूडेंट्स। असाइनमेंट ये है, ये देखें, आपने ना कूलम्स लॉ पढ़ा, वो ये है F इज इक्वल टू, बल्कि यहां पे पहले मेंशन करते हैं, ये असाइनमेंट है, आपने इसे खुद एक दफा जरा सॉल्व करना है, देखना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको सबसे पहले इस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा और पूछूंगा कि जी डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया या नहीं। असाइनमेंट ये है डियर स्टूडेंट्स, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मुझे आपने बताना है कि F ओवर Q1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और F ओवर Q2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे मैंने आपको बातों बातों में इसका आंसर बता तो दिया है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितने शार्प बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। F ओवर Q1 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से देख के सोचना है, और F ओवर Q2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।